हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। हमें एक LCR सर्किट दिया गया है जिसमें करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है 45 डिग्री। फेज डिफरेंस या फेज एंगल के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला tan phi is equal to XC minus XL by R। अच्छा, फाई की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R, या फिर XC माइनस XL इज इक्वल टू R। XC हो जाएगा हमारा XL प्लस R। अब XC को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ओमेगा C और XL को ओमेगा L। अच्छा, आगे चलें तो ओमेगा C की वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा L प्लस R, या फिर C जो कि कैपेसिटेंस है वो हो गया 1 अपॉन ओमेगा ब्रैकेट में ओमेगा L प्लस R। ओमेगा को हम 2 पाई F भी लिख सकते हैं, तो C यानी कि कैपेसिटेंस हो जाता है 2 पाई F ब्रैकेट में 2 पाई F L प्लस R। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2006 का क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर सर्किट दिया हुआ है हमें, रेजोनेंट सर्किट, जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू है L, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C और LC ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। कह रहे हैं अगर इंडक्टेंस को डबल कर दें और कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स कर दें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। देखिए, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है भाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ओमेगा को 2 पाई F लिख सकता हूँ, तो 2 पाई F 1 अपॉन अंडर रूट LC, या फिर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट LC। अब यहाँ L की वैल्यू कर दी डबल और C की वैल्यू कर दी 4 टाइम्स, तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार और लिखूंगा इसको, तो अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 पाई पावर 1/2 LC की पावर 1/2। अब L को कर दिया 2 टाइम्स और C को कर दिया 4 टाइम्स, तो L को 2 टाइम्स करने की वजह से फ्रीक्वेंसी 1/2 की पावर 1/2 और C को 4 टाइम्स करने की वजह से 1/4 की पावर 1/2। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ रेसिप्रोकल में आ रहा है और पावर तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल इफेक्ट जो आया 1/8 की पावर 1/2 या फिर 1/2√2 ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गई F डैश वो हो गई F इंटू 1/2√2, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 1/2√2 टाइम्स ऑफ F, और इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी से करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आता तो डिटेल मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 इक्वेशन बना के डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए देख लीजिए एक बार, सेकंड मेथड से भी करा देता हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड भाई, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट LC। अच्छा, तो 2 इक्वेशन मैं बना लूं तो मैं लिख सकता हूं एक F1 और एक F2। तो F1 के लिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई L1 C1 का अंडर रूट, ये एक इक्वेशन, और F2 के लिए 1 अपॉन 2 पाई
1/L2C2 का अंडर रूट, दो इक्वेशन। अच्छा, F1 मुझे दिया गया है, F और F2 की वैल्यू मुझे चाहिए। अच्छा, तो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। भाई जो चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, इसलिए मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, अदरवाइज मैं फर्स्ट को सेकंड से भी डिवाइड कर सकता था। F2 अपॉन F1, 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ आ जाएगा हमारा L1C1 अपॉन L2C2 का होल का अंडर रूट। इस क्वेश्चन में L2 डबल है L1 का, और C2 4 टाइम्स है C1 का। तो ये हो गया हमारा F2 अपॉन F1 L1C1 अपॉन 2L1 इंटू 4C1। अब L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा 1/√8 या 1/2√2। तो F2 becomes F1/2√2 या फिर F/2√2। वही आंसर आया, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी से जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि प्रोपोर्शनैलिटी से किया जाए। आंसर वही डी ऑप्शन, F/2√2। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2006 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में जो हम कोर इस्तेमाल करते हैं उसको लैमिनेट क्यों करते हैं। भाई लैमिनेटेड फ्रेम जो यूज किया जाता है वो एडी करंट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। लैमिनेटेड फ्रेम इज यूज्ड टू रिड्यूस एडी करंट्स, और एडी करंट करते हैं एनर्जी लॉस, तो एक तरह से एनर्जी लॉस कम करने के लिए यूज होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The core of transformer is laminated because energy losses due to eddy current may be minimized, ताकि एडी करंट की वजह से होने वाले एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें दो कॉइल दी गई हैं या दो इंडक्टर दिए गए हैं जिनके इंडक्टेंस की वैल्यू 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी है। दोनों एक दूसरे के नजदीक रख दी जाती हैं ताकि एक का फ्लक्स दूसरे को दूसरे के साथ पूरी तरह लिंक हो जाता है, कंप्लीटली लिंक हो जाता है। कंप्लीटली लिंक होने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दो कॉइल्स को कपल कर दिया जाता है तो आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। के से इसको डिनोट करते हैं, वैल्यू 1 है इसकी। जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ पूरी तरह लिंक हो जाता है तब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 1 हो जाती है। और दो कॉइल्स के केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू L1 L2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे फ्लक्स पूरी तरह लिंक हो रहा है एक कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ, तो K की वैल्यू तो हो गई 1, M की वैल्यू हमें निकालनी है। एक की वैल्यू 2 मिली हेनरी, दूसरे की 8 मिली हेनरी, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लें तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 4 मिली हेनरी। तो यार तूने 16 16 का रूट 4, आंसर आ गया 4 मिली हेनरी। 4 मिली हेनरी इज द आंसर। ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया है मतलब XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया गया है मतलब XC, और रेजिस्टेंस दिया गया है मतलब R। मतलब कि ये एक LCR सर्किट है जिसमें हमें XL, XC और R तीनों की वैल्यूज दे दी गई हैं। AC सोर्स जो हमने कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू 110 वोल्ट है। हमसे पावर फैक्टर पूछा जा रहा है, तो पावर फैक्टर जिसको हम cos पाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला R/Z होता है। तो इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, और पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें इम्पीडेंस यानी कि Z की वैल्यू पता होनी चाहिए।
और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि LCR सर्किट में इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। दिस इज इम्पीडेंस फॉर LCR सर्किट। अब XL की वैल्यू है हमारे पास 31, XC की वैल्यू है 25 और R की वैल्यू है 8। सॉल्व कर लेते हैं उसको। 31 माइनस 25 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, ऐड करके आ गया 100 और 100 का अंडर रूट हो गया 10, तो इम्पीडेंस आ गया 10। रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 8, इम्पीडेंस आ गया 10, तो पावर फैक्टर हो गया 0.8। तो 0.8 या 0.80 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इंडक्टेंस दिया गया है हमें, करंट मैक्सिमम करना है। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू L है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, ओमेगा की वैल्यू 1000 पर सेकंड है। तो हमें ये बताना है कि L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि करंट मैक्सिमम हो जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, करंट मैक्सिमम जब होता है वो होता है रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में या कह सकते हैं जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है तब करंट मैक्सिमम होता है। और ऐसा रेजोनेंस की कंडीशन में होता है, इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस में एक और बात होती है कि XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाती है, मतलब इंडक्टर का रिएक्टेंस कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। मतलब ओमेगा L जो है 1/ओमेगा C के इक्वल हो जाता है, या हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। हमें चाहिए L, तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/ओमेगा स्क्वायर C, या फिर 1/ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर, और कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो गया 10 की पावर 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि आया 1/10। ये L की वैल्यू आ गई। ये 0.1 हेनरी मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। 0.1 हेनरी को मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारी मर्जी का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, या फिर 100 मिली हेनरी। दिस इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई बेनिफिट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कुछ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन आया। AIPMT 2007 का क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर दिया गया है हमें, है ना, जिसको हमें इस्तेमाल करना है एक लाइट को ग्लो कराने के लिए 100 वॉट जिसकी कंजम्पशन है। अच्छा, तो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी अगर हम 220, ये 220 वोल्ट मेंस कंज्यूम करता है, 0.5 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। तो भाई एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ध्यान रखा करो, एफिशिएंसी का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पावर की बात हो रही है तो हम लिखेंगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100% कर देते हैं। आउटपुट पावर चाहिए हमें 100 की, इनपुट पावर को मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इनटू करंट। तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन
वोल्टेज है हमारी 220 और करंट है 0.5, तो ये हो गया भैया 100 अपॉन 110 इंटू 100%, यानी कि 90%। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें भी एक ट्रांसफार्मर दिया गया है जिसके प्राइमरी कॉइल के टर्न से 50 और सेकेंडरी कॉइल के टर्न से 1500, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो आ गया वो 1:30 का आ गया, 50:1500, यानी कि 1:30। तो यही समझ में आ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज भी ज्यादा होगी, यानी कि वोल्टेज बढ़ रही है। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी कॉइल का हमें फ्लक्स दे दिया गया, फ्लक्स के लिए इक्वेशन दे दी गई, तो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज निकालते हैं, उससे फिर सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या माइनस डी फाई बाई डी टी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ पाई नॉट प्लस 4t। पाई नॉट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 4t का डिफरेंशिएशन 4, यानी कि 4 वोल्ट। यह है हमारा V1। V1 की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट। क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज बढ़ा देगा, और जिस रेशो में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं उसी रेशो में वोल्टेज बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स 30 गुना बढ़ जाते हैं, 1:30 का रेशो है, 30 टाइम्स ज्यादा है, तो वोल्टेज भी 30 टाइम्स ज्यादा होगी। V2 इज 30 टाइम्स ऑफ V1, यानी कि 30 इंटू 4 वोल्ट, मतलब 120 वोल्ट इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक सर्कुलर डिस्क दी गई है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू 1/पाई है। एंगल 60 डिग्री का दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमसे पूछा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड 1/पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ cos 60 डिग्री। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आर स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो गया 0.04 इंटू 1/2, यानी कि 0.02 वेबर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AC सर्किट की बात कर रहे हैं। EMF और करंट के लिए इक्वेशंस हमें दे दी गई। एवरेज पावर 1 साइकिल में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो भाई पावर का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया, ERMS इंटू IRMS इंटू cos पाई होता है। ERMS को मैं लिख सकता हूँ E0/√2 और IRMS को I0/√2। तो ये हो गया हमारा √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो E0 इंटू I0/2 इंटू cos पाई। ऑप्शन मैच करें तो पहला ऑप्शन सही आंसर है। AIPMT 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT 2008 का ही ये भी क्वेश्चन है। एक सोलेनॉइड हमें दिया गया है जिसके अंदर 500 टर्न्स हैं। इसमें 2 एम्पीयर का करंट पास किया जाता है। अच्छा, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, एक एक टर्न का दिया गया है हमें 4 × 10⁻³ वेबर। सेल्फ इंडक्टेंस हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं phi इज इक्वल टू Li, L की वैल्यू π/I। लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये phi टोटल होता है, ये एक टर्न का नहीं होता, और क्वेश्चन में हमें एक टर्न का दिया गया है। तो इसको phi टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा phi को, और ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स 500
फ्लक्स की वैल्यू 4 × 10⁻³ करंट 2, तो ये हो गया 2000 × 10⁻³ या फिर 2/2 यानी कि 1 हेनरी। 1 हेनरी इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2009 का क्वेश्चन। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हमें दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.04 टेस्ला। अच्छा, जो लूप है उसका प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, रेडियस जो है चेंज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकंड के रेट पे, और रेडियस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है -dφ/dt। अच्छा, पाई को मैं लिख सकता हूं BA, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया -d/dt ऑफ BA, और एरिया को मैं लिख सकता हूं πr², तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया -d/dt ऑफ B इंटू πr²। पाई और B तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन होगा r² का, तो ये हो गया भाई B इंटू पाई, r² का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। dr/dt हमें दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, या जिस रेट पे रेडियस श्रिंक हो रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी कि 2 × 10⁻³ बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हैं, सॉल्व करें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिया गया वो दिया गया 0.04 इंटू पाई इंटू 2, रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻², dr/dt की वैल्यू 2 × 10⁻³। इसको सॉल्व करके लिखें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, चौक 32, यानी कि 0.32 पाई इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, या फिर 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। ऑप्शन मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2009 का क्वेश्चन। इसमें फिर पावर लॉस का फॉर्मूला पूछ लिया है LCR सर्किट के लिए। तो पावर लॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। अच्छा, इसको E मान लें, E दिया हुआ है ना। IRMS को लिख सकते हैं E/Z, cos phi होता है R/Z, तो फॉर्मूला हो गया E²R/Z। और LCR सर्किट में Z को मैं लिख सकता हूं R², सॉरी Z² हो गया ये, Z² को लिख सकता हूं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा पावर लॉस E²R अपॉन में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, XL और XC को फिर ओपन करके लिख सकते हैं हम। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L या L ओमेगा, और XC को C ओमेगा। ऑप्शन मैच करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक सर्कुलर और एक एलिप्टिकल लूप दिए गए हैं जो कि XY प्लेन में मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वेलोसिटी सबकी सेम है, और कितनी है v। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, मतलब या तो इनवर्ट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, यहाँ स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो इनवर्ट द प्लेन ऑफ स्क्रीन हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन से लूप के केस में जो
इंड्यूस ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं पूछा कांस्टेंट, ये पूछा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो हम मान लेते हैं ये। अब लूप जब मूव करेंगे तो एक सर्कुलर लूप है, एक एलिप्टिकल लूप है, एक हमारा स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर लूप है और एक रेक्टेंगुलर लूप है। अब देखते हैं जरा, ये जो शेप है सर्कल और एलिप्स की, इसमें पहले इतना एरिया बाहर निकला, तो अगली बार इतना एरिया बाहर निकला। हर बार डिफरेंट अमाउंट में एरिया बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे ही एलिप्स में पहले थोड़ा कम एरिया, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर कम। तो हर बार डिफरेंट एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। जबकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू हर बार सेम रहने वाली है, मतलब कांस्टेंट रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर लूप के केस में और रेक्टेंगुलर लूप के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कांस्टेंट रहता है। जबकि सर्कल और एलिप्स के केस में ये कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल रहता है। तो आंसर होगा सर्कुलर लूप एंड एलिप्टिकल लूप। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT मेंस 2010 का क्वेश्चन। उस टाइम पे दो एग्जाम होते थे, एक प्री और एक मेंस। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटेंस दिया गया C, इसको फुल चार्ज कर दिया गया, वोल्टेज दे दी गई V1। इसके बाद इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया जिसका इंडक्टेंस है L। तो ऑब्वियस है इंडक्टर के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसका वोल्टेज कम होने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा। ये V1 से कम होते होते हो गया सपोज करिए V2। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा उस समय इसमें कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, वो हमें बताना है। सर्किट डायग्राम देखें तो एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। तो भैया कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है और इंडक्टर हमारा अभी चार्ज नहीं है, मतलब उसमें कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं है। ये V1 वोल्टेज पे है तो थोड़ी देर बाद इसका वोल्टेज कम होते होते V2 हो जाएगा, उस समय कितना करंट फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर में चार्ज की इक्वेशन हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी जो होगा वो होगा Q अपॉन Q नॉट। Q नॉट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है उस समय के चार्ज को हम कह रहे हैं Q नॉट और फाइनल चार्ज को कह रहे हैं Q। तो Q नॉट को मैं लिख सकता हूँ CV1 और Q को मैं लिख सकता हूँ CV2। C से C कैंसिल आउट हो गया तो cos ओमेगा टी हमें मिला V2 अपॉन V1। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं करंट की। तो करंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास चार्ज की है Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे करंट मिल जाएगा। अब करंट की मैं बात करूं तो डिफरेंशिएट करने पे ये आता है I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q, मतलब डी बाई डी टी ऑफ Q नॉट कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो ये हो गया हमारा Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब cos ओमेगा टी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, sin ओमेगा टी नहीं है, तो sin ओमेगा टी को cos ओमेगा टी में कन्वर्ट कर देते हैं। Q नॉट को मैं लिख सकता हूँ CV1, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट LC, जैसा कि LC सर्किट में होता है। और sin ओमेगा टी को 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। भाई ये C से ये C कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बच जाएगा अंडर रूट C इंटू V1, यहाँ बच गया 1 अपॉन अंडर रूट L, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ V2 बाय V1 का स्क्वायर या V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट C बाय L इंटू V1, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करें तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। सॉरी मैंने अंडर रूट नहीं लिया है, पावर हाफ लगा देते हैं, फिर पावर हाफ में चल रहा है।
अच्छा आगे देखते हैं भाई, करंट क्या आता है, रूट सी बाय एल इंटू V1, ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की पावर हाफ और नीचे ये हो गया V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको C बाय एल की पावर हाफ इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की पावर हाफ, या एक साथ पावर हाफ लगा दें तो C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन L होल की पावर हाफ। ऑप्शन मैच करें, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के। थैंक यू।